My dear students, last time we studied what is a function. In the first lecture we have studied relation, what is the universal relation, what is the null relation, how you can find the number of relations for two non-empty sets. Now today we have to study type of functions, types of function. Very important portion for relation and function, types of function. अगर बच्चों functions और टाइप्स ऑफ फंक्शन को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। डरा नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको आगाह कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन है, मान लो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि डरना तो मेरी फितरत में नहीं है, तो मैं आपको कैसे डरा सकता हूँ। तो ध्यान रखो, ये लेक्चर को 2-3 बार आप ध्यान से देखो, नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो, क्योंकि ये जो फंक्शन इन फ्यूचर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्वेल्थ में डे बाय डे मान लो डेली हमें फेस करना है। क्लियर? सो फर्स्ट इज polynomial function. Polynomial function. तो बच्चों जनरली यही आपको लगता है कि पोलिनोमियल यानी कि उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हमें एग्जैक्टली फंडामेंटल जाना है कि कौन से फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कहा है। ठीक है? फंक्शन f इज फ्रॉम R to R। जितने भी बच्चों डेफिनेशन से हम हर एक में डोमेन एंड कोडोमेन को फिलहाल R ही रखेंगे, तो डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। नाउ वी हैव टू स्टडी फॉर्म ऑफ फंक्शन, कौन से फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। तो f of x इक्वल्स टू an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus an minus 2 x raised to n minus 2 plus dash 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 a1x plus a0। तो बच्चों जनरल फॉर्म हो गया पोलिनोमियल फंक्शन is called polynomial function in n degree, in n degree। बच्चों यहाँ पे ये फोकस रखना है, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, यहाँ पे x क्या है बेटा? वेरिएबल an minus 1 an minus 2 a1 all are coefficients of variables। समझो बच्चों, ये सब कोफिशिएंट हो गए बेटा, लेकिन वेरिएबल कौन सा है? x। पोलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल x की जो हाईएस्ट डिग्री होती है बेटा, वो कहा जाता है पोलिनोमियल फंक्शन इन n डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे लिख दिया पोलिनोमियल फंक्शन इन n डिग्री। अगर ये कोफिशिएंट an 0 हो गया, मान लो गलती से an की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या होगा? ये टर्म निकल जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म निकल जाएगा तो फिर हमने जो लिखा पोलिनोमियल फंक्शन इन n डिग्री वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया बेटा तो अब x की हाईएस्ट डिग्री n-1 हो जाएगी, उस टाइम पे हमें लिखना होगा इन n-1 डिग्री। लेकिन हमने लिख दिया इन n डिग्री, दैट्स व्हाई हियर an does not equals to 0। an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। where an minus 1 an minus 2 dash 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 a1 and a0 are coefficients। ये सब क्या है बच्चों? कोफिशिएंट्स। क्लियर बच्चों? सिंबल्स कुछ ऐसे लियो बेटा कि n डिग्री हो तो यहाँ पे n रखा हुआ है, n-1 डिग्री हो तो इंटेंशनली यहाँ पे n-1 रखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सिंबल्स को रखो, अपन को फंडामेंटल जाना है, x की जितनी हाईएस्ट डिग्री हो उतने डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब बेटा ये जो डिग्री है n, n-1, n-2, क्लियर बच्चों? उसमें भी फिक्सेशन है, where n is non-negative integer, non-negative integer। ध्यान रखो, ये जो बेटा पावर है x की डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा चलेगा, 0 होगा चलेगा, लेकिन x की डिग्री -1, -2, -3 ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
ओनली वन टर्म हो तो भी इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है, टू टर्म्स हो तो भी उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। मान लो ओनली ये लास्ट टर्म हो, ओनली लास्ट टर्म हो। अब यहाँ देख लो बेटा वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल का न होना इसका मीनिंग x की डिग्री 0 हुई, यहाँ पे x की डिग्री 0 हुई, इसका मीनिंग ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो अकेला कांस्टेंट टर्म हो बेटा तो भी उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ये नंबर ऑफ टर्म्स को कहीं से भी काट दो बेटा, मान लो लास्ट 2 टर्म्स हो तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर? तो कहीं से भी काट लो, जो भी निकलेगा वो वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिमाग में याद रखना है बेटा n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स टू x raised to 4 plus x cube plus 3x plus 18.33। तो क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म हुआ बेटा, ये फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फोकस कहाँ पे करना है, जो वेरिएबल्स है x उसकी जो डिग्री है 4, 3, 1, यहाँ पे x नहीं है बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल की डिग्री 0 की। कांस्टेंट टर्म किसको कहा जाता है बेटा, कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसमें वेरिएबल न हो। थोड़ा बहुत समझने के लिए ये सही है लेकिन रियलिटी है बेटा, कांस्टेंट टर्म यानी कि ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0, रियलिटी है। तो x की डिग्री पे बेटा फोकस करो, 4, 3, 1, 0 ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मीनिंग बेटा ये जो फंक्शन लिखा हमने ये क्या है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल दे दिया। लेकिन अगर मैं बच्चों यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ x raised to 14, 9x raised to 10, 13x raised to half, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्योंकि बच्चे तो समझ जाते हैं पोली यानी कि बहुत सारा, जैसे केमिस्ट्री में बेटा मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर आता है, तो पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा। इन मैथमेटिक्स पॉलीगॉन, पोली यानी कि बहुत सारा, तो बहुत सारे टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ये गलत है बेटा, रियलिटी आज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो x की डिग्री है बेटा आप देख सकते हो, इंटीजर है ही नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, इसका मीनिंग ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है बच्चों, इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है बेटा, ओनली फंक्शन है। क्लियर? तो स्ट्राइक हो गया बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, रेशनल फंक्शन। So what is a rational function? तो रेशनल नंबर्स नहीं है बेटा, रेशनल नंबर्स तो आप जानते हो, मैंने भी आपको पढ़ा दिया। रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, दिस इज रेशनल फंक्शन, द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, द रेशियो टू पॉलिनोमियल फंक्शंस is known as rational function। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको कहा जाता है रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। तो बेटा ये रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर नीचे दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन हो बेटा, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रेशनल फंक्शन। सी द डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन। रेशियो का बड़ा बड़ी बातें जानते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बेटा अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा रेशनल फंक्शन। समझ में आ रहा है ना आप सबको? ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन।
कौन से फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। क्लियर? सभी फंक्शन को बच्चा ध्यान से स्टडी करना है। तो फंक्शन f इज फ्रॉम R to R, f of x equals to x. Type of function is called identity function. ये बच्चों ध्यान से समझ लो, मैंने आपको बताया था बेटा x जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनपुट। x हमारा क्या होता है बेटा, इनपुट। सो f of x क्या हुआ बच्चों, आउटपुट हुआ। पूरे बेटा होल फंक्शन में जब जब मैं बताऊं इनपुट तो आपका फोकस x पे होना चाहिए, जब जब आउटपुट की बात हो बेटा तब आपका फोकस f of x के ऊपर होना चाहिए। तो ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। x क्या है बेटा, इनपुट। f of x इक्वल्स टू x, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए। जिस फंक्शन के लिए इनपुट x एंड आउटपुट f of x, बेटा ये f of x ही है क्योंकि f of x इक्वल्स टू है ना, किसकी जगह पे f of x इक्वल्स टू x। तो ये क्या हुआ बेटा, आउटपुट हुआ। इनपुट कहाँ पे होता है, फंक्शन की पास में जो ब्रैकेट में होता है उसको अपन मानेंगे इनपुट। सो इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम हुए, इनपुट भी x हुआ आउटपुट भी x हुआ। तो ऐसा फंक्शन जिसपे इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम हो, एज वेल एज जिसके डोमेन को डोमेन भी सेम हो, जिसके डोमेन को डोमेन भी सेम हो। ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि यहाँ पे आ रही लिखो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रख सकते हो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी फंक्शन की, तो स्टार्टिंग में लिखा था लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो अगर आप यहाँ पे आर की जगह पे कोई और दूसरा सेट रखना चाहो, डोंट वरी, नो टेंशन, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि डोमेन एंड कोडोमेन मस्ट बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। आप यहाँ बच्चों आर आर की जगह पे फ्रॉम ए टू ए भी ले सकते हो, आप यहाँ पे बेटा बी टू बी भी दे सकते हो, आपकी चॉइस बनती है, लेकिन चॉइस फिक्स रखनी है कि डोमेन कोडोमेन सेम होने चाहिए। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। फर्स्ट, डोमेन कोडोमेन सेम होना चाहिए। सेकंड, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? ओके। अगर बच्चों B2B लिखा हो तो ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन को ID से डिनोट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बेटा A2A लिख लूँ, A2A, तो इसका सिंबल हो जाएगा बेटा IA, I फॉर आइडेंटिटी फंक्शन जिसका डोमेन कोडोमेन A जितना सेम है। अगर बेटा मैं फ्रॉम R to R लिख दूँ यहाँ पे, तो इसका सिंबल हो जाएगा बेटा IR। क्लियर? तो इन फ्यूचर जब भी IA लिखा हो तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका डोमेन एंड कोडोमेन A जितना सेम है। मेरे बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय IR, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम R to R। ऐसे फंक्शन को हम IR से डिनोट करेंगे। मैंने बच्चों B2B रफ कर लिया, वो गलत नहीं था। अगर आप B2B रखते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे लिखना होता है IB। क्लियर बच्चों? इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा वो स्टडी करिए। ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर बच्चों? ग्राफ्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं बच्चों जब आप जेईई मेंस के जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व करो, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर फंक्शन का ग्राफ आपकी मेमोरी में क्लियर हो तो इंस्टेंट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए इनपुट आउटपुट चाहिए। यहाँ पे इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट है। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 ले लूँ, कल बताया था इनपुट को डोमेन में से लेना होता है। डोमेन क्या है बच्चों? R। R में तो सभी रियल नंबर्स होते, तो किसी भी नंबर को ले सकते हैं। मान लो मैंने x इक्वल्स टू 0 ले लिया, 0 को यहाँ पे इनपुट किया, x की जगह पे क्या रखना है? 0। तो 0 को इनपुट करते हुए आउटपुट क्या आता है? 0।
अरे यार इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होता है, तो 0 के सामने 0 आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया बेटा ओरिजिन। अगर आपने बेटा 1 को यहाँ पे इनपुट कर दिया तो आउटपुट भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, बिकॉज ऑफ फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन का फॉर्म ही कुछ ऐसा है बेटा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। अगर बच्चों आपने 2 इनपुट कर दिया तो आउटपुट ऑब्वियसली 2 आने वाला है। अगर आपने 1.5 इनपुट किया तो आउटपुट भी 1.5 आने वाला है, क्योंकि 1.5 आप ले सकते हो क्योंकि डोमेन आर है, आर। अगर आपने बेटा -1 ले लिया तो आउटपुट -1 आने वाला है, क्लियर। तो सबको आप कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर सकते हो बेटा, क्योंकि डोमेन आर है, डोमेन यहाँ पे आर है, तो बेटा इसका ग्राफ ये होता है। सो अपन यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर डोमेन आर इज a straight line which is passing through the origin. The graph of an identity function, बच्चों ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन passing through the origin for domain R। बच्चों दिख रहा है ना आपको? अगर ना दिख रहा तो बेटा पीछे जो बच्चे बैठे हुए अगर उनको ना दिखाई दे तो बेटा मैं वापस बोल दूं, क्लियर? आप लिख देना, the graph of an identity function is a straight line which is passing through the origin for domain R, which is passing through the origin for domain R। अब खुद लिख देना बच्चों, क्लियर? 2 बार तो मैंने बता दिया। अब बच्चों आप लिखो, नेक्स्ट बच्चों थर्ड फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बच्चों वर्ड से समझ में आता है ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट कांस्टेंट हो, उसको कहा जाता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। सी फंक्शन f is from R to R, f of x equals to c, where c is one type of constant, where c is a constant, is called constant function। Where c is a constant, where c is belongs to R, c is belongs to R, यानी कि बेटा c की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कि हर बार बोलता हूँ बेटा, ये हो गया इनपुट। इनपुट कहाँ से लेना होता है? फंक्शन के डोमेन में से लेना। बच्चों यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी रियल नंबर को आप इनपुट कर दो। आउटपुट में तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x है ही नहीं बच्चों, तो x की कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आउटपुट तो c आने वाला है। तो एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, आउटपुट इज फिक्स, आउटपुट इज फिक्स। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। सी फॉर एग्जांपल function f is from R to R, f of x equals to 2। बच्चों कांस्टेंट की जगह पे कोई भी रियल नंबर को आप रख सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि बाबसा सर ने 2 रखा तो 2 ही रखना है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये वन टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो बेटा, क्लियर? अब इसके ग्राफ को स्टडी करें बेटा। ये हो गए x एक्सिस और ये हो गया बेटा y एक्सिस। अपन इनपुट को कहां से लेंगे बेटा? डोमेन में से। सो एवरी x is belongs to R, here R is our domain। ब्रैकेट में बच्चों डोमेन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कोडोमेन भी यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो पता चलना चाहिए कि x को कहां से लिया हुआ है,
तो मैंने बेटा क्लैरिटी कर दी, x कहाँ से बेटा, डोमेन में से। अब R डोमेन है तो x की जगह बेटा कोई भी रियल नंबर अपन रख सकते हैं। तो लेट्स से क्योंकि सबको रखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज होती है बेटा, रैंडमली बेटा ले लिया मैंने x इक्वल्स टू 1। इंटीजर्स इंटेंशनली ले रहा हूं बेटा क्योंकि आउटपुट इजी मिले। तो ये फंक्शन में x की जगह बेटा 1 रख दूं, f ऑफ 1। तो राइट साइड पे तो बेटा x है ही नहीं, तो राइट साइड का आउटपुट तो 2 जितना फिक्स होगा। पर x इक्वल्स टू इवन 1.1, आउटपुट इज कांस्टेंट 2। आउटपुट कांस्टेंट है बेटा, 2 जितना कांस्टेंट है, इसीलिए तो बेटा इसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। पर x इक्वल्स टू -9, आउटपुट 2 जितना फिक्स होगा। इनपुट को कहाँ लेना होता है बेटा, x एक्सिस पे, एंड आउटपुट को कहाँ लेना होता है, y एक्सिस पे। लिख दो बेटा यहाँ पे, इनपुट को कहाँ पे लेंगे हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे। आउटपुट को कहाँ लेंगे बेटा, y एक्सिस पे। तो फर्स्ट इज 1 2, यानी कि 1 के सामने बेटा आउटपुट 2 आ रहा है, 1 के सामने आउटपुट 2 आ रहा है। इवन 1.1 के लिए भी आउटपुट 2 है बेटा, तो 1.1 के लिए भी आउटपुट 2 ही है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, लिखा नहीं है फिर भी ले लूँ, अगर x इक्वल्स टू 5 इनपुट कर दूँ तो आउटपुट तो बेटा 2 जितना फिक्स आने वाला है। -9 मान लो ले रहा बेटा, -9 के लिए भी आउटपुट 2 जितना फिक्स है। सभी बेटा पॉइंट्स को मैं कलेक्ट कर दूं, यानी कि ज्वाइन कर दूं। ज्वाइन कब कर सकते हैं बेटा, डोमेन R हो तो ही अपन ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था डोमेन R हो तो ही हम पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन मिल गई। अभी आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों पढ़ाया था, वो भी स्ट्रेट लाइन थी, इसका भी ग्राफ आ रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन में बेटा वेरिएशन है। आइडेंटिटी फंक्शन में स्ट्रेट लाइन थी वो ओरिजिन में से पास होती थी, यहाँ पे बेटा जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी होगी बेटा, पैरेलल टू द x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। So the graph of a constant function is a straight line which is parallel to the x-axis and perpendicular to the y-axis. Clear बच्चों? Note the graph of constant function. The graph of constant function is a straight line parallel to the x-axis and perpendicular to the y-axis. बच्चों यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, देखने से पता चलता है। ये जो बेटा ग्राफ हुआ कांस्टेंट फंक्शन f of x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ हुआ बेटा, आप देख सकते हो बेटा ये जो लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल है एंड y एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। वंस अगेन बच्चों रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट्स को जब ग्राफ ड्रॉ करो तब पॉइंट्स को आप हर बार कनेक्ट नहीं कर सकते, डोमेन R होगा तभी कनेक्ट करना है। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। आप बच्चों पढ़ के आए हो 6th स्टैंडर्ड में कि मॉड्यूलस का रोल क्या होता है बेटा। मॉड्यूलस का रोल क्या होता है बेटा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का भी मॉड्यूलस प्लस होता है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का भी मॉड्यूलस प्लस ही होता है। मॉड्यूलस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसमें आप पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करो या नेगेटिव वैल्यू इनपुट करो, आउटपुट में पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर? तो कैसे होता है वो आप स्टडी करना है। 6 या 7 स्टैंडर्ड में टीचर ने आपको इतना ही बताया था कि -2 का मॉड्यूलस +2 होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो आज हमें स्टडी करना है।
तो क्या टीचर ने हमने कम बताया 6 स्टैंडर्ड में? नो बेटा, उस टाइम पे आपका ब्रेन लेवल इतना होता है कि आप समझ नहीं सकते हो, तो टीचर गलत नहीं है बेटा, उस टाइम पे उतना ही कंटेंट आपके सिलेबस में होता है। ये तो मॉडुलस फंक्शन किसको कहा जाता है समझ लो। फंक्शन f इज फ्रॉम R to R, f of x equals to mod of x is called modulus function। बहुत सिंपल सी बात हो गई बेटा, जहाँ पे मॉड्यूलस दिखे उसको मॉड्यूलस फंक्शन कहा जाता है, लेकिन उतना ही रखिए कि काम कैसे करता है, फंक्शन क्या आउटपुट देता है, कौन से इनपुट्स के लिए कैसा आउटपुट देता है वो समझना है। क्लियर? सो फंक्शन f of x जो बेटा मॉड्यूलस फंक्शन है, अगर इनपुट x पॉजिटिव हो, यहाँ पे x क्या है बेटा इनपुट, अगर इनपुट x पॉजिटिव हो तब फंक्शन यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट x होता है। लेकिन अगर नेगेटिव इनपुट हो, x क्या बेटा इनपुट है, अगर x इनपुट नेगेटिव हो तो उसका आउटपुट -x होता है। एंड अगर x इक्वल्स टू 0 हो, ये इक्वल्स टू डाल दो बेटा, इसका मीनिंग x इक्वल्स टू 0 हुआ, तब f of x का आउटपुट x होता है। यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए f of x इक्वल्स टू x होता है, लेकिन x लेस देन 0 के लिए f of x इक्वल्स टू -x होता है। क्लियर बच्चों? जरा समझिए। f of 2 फंक्शन कौन सा है बेटा मोड x, तो x की जगह बेटा मैं 2 रख रहा हूँ, किसी भी नंबर को रख सकता हूँ, क्योंकि डोमेन क्या है बेटा r में तो सभी रियल नंबर्स पॉसिबल है, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मान लो मैंने x इक्वल्स टू 2 इनपुट कर दिया, x की जगह पे 2 रखना है। देखो बच्चों, ये टेक्सचुअल फॉर्मेशन है, बाउंसर सर्किट टेक्निक समझ लो। मोड की इनसाइड क्या है बेटा 2, अगर मोड की इनसाइड पॉजिटिव हो तो मॉड्यूलस यूं ही चला जाएगा। मोड की इनसाइड का पॉजिटिव हो तो मॉड्यूलस छू यानी कि चला जाना। लेकिन अगर मोड की इनसाइड जो वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव हो, मोड की इनसाइड की वैल्यू नेगेटिव हो तो मॉड्यूलस चला जाएगा, लेकिन माइनस की गिफ्ट मिलेगी। ये गिफ्ट मिल गई बेटा, एंड फाइनली माइनस माइनस प्लस 2 होगा। यही तो दिखा रहा है बेटा, x कैसा है नेगेटिव, तो आउटपुट क्या रहा है -x। अब इसको सोचो बेटा, x इक्वल्स टू -2 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए आउटपुट माइनस एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगी। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रही है, x के आगे माइनस, इसीलिए माइनस माइनस प्लस 2 होता है। आप इतना ही स्टडी करके आए हो 6 स्टैंडर्ड में, -2 का भी मोड +2 होता है, +2 का भी मोड +2। लेकिन कैसे होता है मैंने सिंपली बता दिया, मोड की इनसाइड का पॉजिटिव है मॉड्यूलस शू, मोड की इनसाइड का नेगेटिव है मॉड्यूलस शू, लेकिन माइनस की गिफ्ट मिलेगी। ये गिफ्ट मिलने से माइनस माइनस +2 होता है। क्लियर? देखो f of -3/5, सो मोड ऑफ -3/5, अगर आप 6 स्टैंडर्ड को यूज करो कि माइनस वैल्यू का मॉड्यूलस प्लस होता है तो भी चलेगा। फंडामेंटली जाओ कि मोड की इनसाइड का नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लिख दी, मोड की इनसाइड का नेगेटिव है मॉड्यूलस शू एंड माइनस की गिफ्ट मिलेगी। ये गिफ्ट हो गई, गिफ्ट मिलने से माइनस माइनस प्लस होता है। तो अपन याद रखेंगे बच्चों, मोड की इनसाइड का पॉजिटिव मॉड्यूलस शू, मोड की इनसाइड का नेगेटिव माइनस की गिफ्ट मिलने के बाद मॉड्यूलस शू। मॉड्यूलस तो छू होगा ही, पॉजिटिव का यूं ही छू हो जाएगा, नेगेटिव होगा माइनस की गिफ्ट मिलने के बाद छू होगा, मॉड्यूलस छू तो होगा ही। अब देख लो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ, मोड की इनसाइड का पॉजिटिव मॉड्यूलस शू, अगर बच्चों 0 इनपुट कर दिया तो 0 का मोड क्या होता है 0 होता है, माइनस का मोड प्लस, प्लस का मोड प्लस, 0 का मोड 0। तो अब यहाँ पे फोकस करो, हमारा फोकस कहाँ पे, कंसंट्रेशन कहाँ पे बेटा ग्राफ के लिए। तो जितने भी आउटपुट्स मिलेंगे ये सभी आउटपुट्स देख लो बेटा, आउटपुट्स यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आउटपुट दे सकता नहीं बेटा। क्लियर?
तो आउटपुट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो ग्राफ जरा समझ लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर बेटा मैंने -1 ले लिया, x इक्वल्स टू -1 ले लिया, तो आउटपुट क्या होगा बेटा, +1। कि मॉड्यूलस का काम ही बेटा कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दो मुझे, मैं आपको पॉजिटिव करके दूंगा। याद है ना, सुभाष चंद्र बोस ने बताया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है बेटा, तुम मुझे नेगेटिव दो मैं तुम्हें पॉजिटिव करके दूंगा। मॉड्यूलस चंद्र बोस। अगर -2 ले लिया बेटा, तो -2 के सामने भी आउटपुट क्या आने वाला है बेटा, +2। -2 के लिए +2। 0 के लिए आउटपुट कितना आने वाला है, 0। 0 के लिए आउटपुट 0। ये इनपुट, ये आउटपुट। इनपुट आउटपुट से बेटा पेयर जनरेट होती है, जिसको हम ग्राफ में अगर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट मिलेगा। अगर मैं बेटा +1 ले लूं, तो 1 का मोड क्या होता है, +1। +1 का मॉड्यूलस +1, +2 का बेटा मॉड्यूलस +2। सर क्यों इंटीजर्स के पीछे भाग रहे हो? अरे बेटा आपको जल्दी समझ में आए इसलिए, लेकिन डोमेन R हो तो बेझिझक आप इसको ज्वाइन कर लो, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ऑलवेज बेटा जो आउटपुट होता है वो कहाँ लेना होता है, y एक्सिस पे लेना होता है। देखो बेटा आउटपुट कहाँ पे लेना है, y एक्सिस पे लेना है। अब इसका आउटपुट बेटा 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस पे पॉजिटिव आउटपुट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है बेटा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसीलिए तो बेटा ये ग्राफ x एक्सिस के अबव आ रहा है। समझ लो आउटपुट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ पे मिलेगा, अबव द x एक्सिस। अगर आउटपुट नेगेटिव हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तो आउटपुट नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन फ्यूचर आउटपुट्स नेगेटिव हो तो वो ग्राफ x एक्सिस की बिलो लाई करेगा। तो दिमाग में ठान लो बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन अगर डोमेन R हो तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, V शेप में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, V शेप में मिलेगा। ये जो बेटा V शेप हुआ, इसको मान लो बेटा मैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहाँ पे मिलेगा, ओरिजिन के आगे मिलेगा। ये तो आज से दिमाग में डाल दो कि f(x) इक्वल्स टू mod x का ग्राफ अगर डोमेन R हो तो V शेप में मिलेगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। क्लियर? द ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन is in V shape। बच्चों is in V shape। अब बच्चों जरा समझ लो, मान लो f is from R to R, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों। f of x equals to mod of x minus 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो बेटा फिक्स हो गया। क्लियर? थोड़ा बच्चों सेपरेट कर लो, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से पता चल गया मुझे कि मॉड्यूलस फंक्शन है एंड डोमेन R है, तो जो भी ग्राफ आएगा बेटा वो V शेप में आएगा। ये तो फिक्स होगा, लेकिन वो V शेप का वर्टेक्स कहाँ पे होगा? तो भावसार सर टेक्निक समझ लो बच्चों, मोड की इनसाइड जो फंक्शन है, ये पर्टिकुलर रूल, टेक्निक, कंसेप्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा, 100% करेक्ट है। आपको देखना है बेटा कि फंक्शन कैसा है। मॉड्यूलस फंक्शन हो तभी ये कंसेप्ट को यूज करना है। मोड की इनसाइड बेटा जो होता है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करने से यहाँ से x की वैल्यू कौन सी निकलेगी बेटा, 2। जो x की वैल्यू निकली बेटा वहां पे वर्टेक्स होगा, यानी कि मोड की इनसाइड जो है बेटा उसको 0 के साथ इक्वेट करने से x कितना मिल रहा है, 2। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो बेटा, ये x एक्सिस y एक्सिस स्पेस कम है, आप समझ सकते हो। V शेप तो होने वाला ही था, लेकिन वर्टेक्स कहाँ पे होगा बेटा, 2 के आगे होगा। इसका मीनिंग ये V शेप ऐसा निकलेगा। क्लियर बच्चों? अगर मान लो यहाँ पे x + 2 होता, सो x + 2 = 0, सो x = -2।
तो x की वैल्यू -2 निकलती बच्चों, तो v शेप यहाँ पे होता है। क्लियर? तो जब भी हार्ड क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन पढ़ो एंड मॉडुलस फंक्शन हो, डोमेन आर में रखा है, फटाक क्लिक होना चाहिए कि ग्राफ निकलेगा वी शेप में, तो वी शेप का कोना, कॉर्नर, वर्टेक्स कहाँ पे निकलेगा बेटा, मॉडुलस इनसाइड जो उसको 0 के साथ इक्वेट करो, x की वैल्यू जो निकलेगी वहां पे वर्टेक्स जनरेट होगा। क्लियर बेटा? लिख लिया। बच्चों मॉडुलस फंक्शन को ध्यान में रखो, वापस रिपीट कराओ बेटा, मूड की इनसाइड का पॉजिटिव मॉडुलस 2, मूड की इनसाइड का नेगेटिव मॉडुलस 2 माइनस की गिफ्ट दे दी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन, नॉट ए सिंगम फंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसको सिंगम फंक्शन कहते हैं। सिंगम याद है बेटा? अजय देवगन, हाँ वो नहीं है बेटा, ये हो गया साइनम फंक्शन। तो साइनम फंक्शन बच्चों किसको कहा जाता है, ध्यान रखो। क्लियर? फंक्शन f is from R to R. Function f is from R to R. f of x equals to mod x upon x. Mod x upon x is known as, is called साइनम फंक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आता है बेटा? ये फॉर्म हो मोड की अपॉन एक्स, उल्टा भी हो सकता है बच्चों, x अपॉन मोड x को भी साइनम फंक्शन कहा जाता है। सी, मोड x अपॉन x को भी साइनम फंक्शन कहा जाता है, x अपॉन मोड x को भी साइनम फंक्शन कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब जरा समझ लो, ये फंक्शन कैसा है बेटा, अगर यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इनपुट कहाँ से होगा, R में से होगा, क्योंकि इनपुट को कहाँ से लेना होता है, ऑलवेज डोमेन में से लेना होता है। तो डोमेन यहाँ पे कितना है बेटा, R, तो R को बेटा हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, R प्लस, R माइनस एंड 0। क्लियर बच्चों? और पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स एंड 0। तो उसमें से मान लो फर्स्ट केस, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है बेटा, तो f of x का आउटपुट 100% 1 होगा। सर कैसे होगा, देखो बेटा बता दूं, यहाँ पे क्या है बेटा हमारा साइनम फंक्शन mod x अपॉन x। तो मॉडुलस फंक्शन की बेटा डेफिनेशन अभी मैंने डिस्कस की, उसमें मैंने बताया था कि x अगर पॉजिटिव हो, यानी कि मोड की इनसाइड का पॉजिटिव हुआ, x अगर पॉजिटिव हो, मोड की इनसाइड का पॉजिटिव हुआ, तो मॉडुलस 2 कैंसल, तो क्या होगा आउटपुट 1। सो एवरी x greater than 0, every x greater than 0, output of sinum function is fixed and is 1। कितना होगा, 1 कितना फिक्स होगा। For x less than 0, output is fixed -1, and for x equals to 0, output is 0। क्लियर बेटा? ऐसा फंक्शन जिसके आउटपुट्स में ओनली 3 नंबर्स हो, 1, -1 एंड 0, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा साइनम फंक्शन। कोई भी वैल्यू बेटा इनपुट करो, यहाँ से 3 नंबर जनरेट हो सकते हैं, या तो 1 मिल सकता है, -1 मिल सकता है, या फिर 0 मिल सकता है। क्लियर बच्चों? सो रेंज ऑफ साइनम फंक्शन, बच्चों मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की रेंज कैसे मिलती है बेटा, तो उसके जो आउटपुट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज नोन एज रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये ऐसा फंक्शन है बेटा जिसके आउटपुट में 3 नंबर से पॉसिबल है, 1, -1 एंड 0, और कोई दूसरा नंबर मिल ही नहीं सकता, या तो 1 मिल सकता है, या तो -1 मिल सकता है, या तो 0 मिल सकता है। तो इसकी रेंज में बच्चों 3 मेंबर्स ही आएंगे। क्लियर? सो रेंज ऑफ साइनम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत सोच ले बच्चों, ग्राफ की बात करो। x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे लिख सकते हो y एक्सिस। बच्चों 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा, 1 कैसा बेटा, पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव के लिए आउटपुट कितना होता है, 1 ही होता है।
कोई भी पॉजिटिव इनपुट के लिए आउटपुट 1 जितना ही होगा। अगर बेटा 2 ले लूँ तो भी आउटपुट तो 1 होने वाला है क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अगर 3 ले लूँ तो भी आउटपुट बेटा यही मिलने वाला है। अगर 0.1 ले लूँ तो 0.1 भी पॉजिटिव है तो भी आउटपुट बेटा 1 ही मिलेगा। समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोमेन R लिखा हुआ है। डोमेन R लिखा हुआ तो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये ग्राफ ऐसे है, क्लियर। लेकिन मैंने बेटा अब तक क्या सोचा है, अब तक पॉजिटिव इनपुट्स के बारे में सोचा है, क्लियर। बच्चों ये 1 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 कहाँ पे मिलेगा बेटा, 0 के लिए 1 मिलेगा। देखो सही बात है, 0 के तो 0 मिलता है बेटा। अगर 0 इनपुट के लिए 1 मिलता, 0 के सामने 1 मिलता, मिला नहीं, अगर मिलता देन तो मुझे ये पॉइंट को इंक्लूड करना है। लेकिन बेटा 0 के लिए तो 0 मिलता है, तो 0 के लिए 0 मिलना, इसका मीनिंग ओरिजिन का मिलना। तो ये पॉइंट बेटा 0,1 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। 0,1 पॉइंट इंक्लूड नहीं है बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे होलो सर्कल किया हुआ है। क्योंकि अगर 0,1 होता है बेटा तब मैं ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकता हूँ, यानी कि 0 इनपुट के लिए 1 आउटपुट मिलता है तब ये मैं पॉइंट को डार्क कर सकता हूँ। लेकिन 0 के लिए तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे होलो सर्कल करना है, ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है 0, 0। अब बच्चों नेगेटिव इनपुट्स के बारे में सोचे, -1, -2, -3। एवरी नेगेटिव इनपुट्स के लिए आउटपुट कितना है बेटा, फिक्स है, -1 जितना मिलता है। कोई भी नेगेटिव इनपुट्स के लिए आउटपुट -1 जितना फिक्स मिलता है। तो ये -1 की लोकेशन, -2 के लिए भी -1 मिलेगा, -3 के लिए भी -1 मिलेगा। इसको ज्वाइन कर लूं क्योंकि डोमेन कैसा है, R है, तो मैं इसको बेटा कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे होलो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 के सामने -1 मिल रहा है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन 0 के सामने -1 नहीं बेटा, 0 के सामने तो 0 ही मिल रहा है, जिसको पहले से मैंने डार्क कर दिया है। तो ध्यान रखो, ये हो गया साइन ऑफ फंक्शन का ग्राफ। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 2 होलो सर्कल्स, डार्क सर्कल। क्लियर बच्चों। तो हर एक फंक्शन की रेंज पे भी फोकस करना है बच्चों। अभी बच्चों मैंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया, क्लियर। द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगी बेटा, आउटपुट्स के बारे में सोचो। सो मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट कैसा होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो फिर 0 होता है। क्लियर, पॉजिटिव होता है R प्लस या तो फिर 0 होता है। सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बच्चों इसके पहले पढ़ाया था मॉडुलस फंक्शन, लेकिन उस टाइम पे रेंज डिस्कस करना शायद मैं भूल गया, तो भी कर लो। तो रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, रेंज कैसे मिलते हैं बेटा, आउटपुट्स, आउटपुट्स पे फोकस करो। द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स गिव्स अस रेंज ऑफ फंक्शंस। क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट्स सही हो सकते हैं, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं होता है। कि कोई भी नंबर जो 0 के अलावा हो उसका मोड पॉजिटिव होता है, 0 का मोड 0 होता है, तो या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर 0 हो सकता है। क्लियर बच्चों। द रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो बच्चों मैंने बताया था कोई भी इनपुट डाल दो, कांस्टेंट फंक्शन के लिए आउटपुट फिक्स रहता है, आउटपुट फिक्स रहता है। मान लो कांस्टेंट मेरा c है, डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, आज ही पढ़ाई बेटा, उसमें मैंने जनरलाइज लिखा हुआ था f of x equals to c। फिर मैंने एग्जांपल रखा बेटा f of x equals to 2 रखा था, तो उसमें हर एक इनपुट्स के लिए आउटपुट 2 जितना ही फिक्स था, 2 जितना ही फिक्स था। एवरी इनपुट्स के लिए कांस्टेंट फंक्शन में आउटपुट कांस्टेंट रहता है। अगर मेरा आउटपुट c जितना है तो इसका मीनिंग आउटपुट्स तो फिक्स रहने वाला है, तो आउटपुट में ओनली 1 ही मेंबर निकलेगा, इसका मीनिंग रेंज में ओनली 1 मेंबर होगा।
इसका मीनिंग बेटा इसकी जो रेंज होगी वो सिंगलटन सेट होगी, सिंगलटन सेट। क्लियर बेटा? तो रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए सिंगलटन सेट, the range of modulus function is R plus union 0, that means the set of all non-negative real numbers। क्लियर बेटा? तो जितने भी फंक्शन बच्चों आज पढ़ाए ध्यान से उसको रिपीट करना है, अभी भी आगे पढ़ना है बेटा, ऐसा नहीं है आगे और फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन। क्लियर बेटा? फिलहाल आप ये लिखो बच्चों, लिख दिया? तो आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आप घर पे बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, तो प्रिपरेशन करते रहना है। क्लियर बेटा? बाय, जय श्री कृष्ण।